हेलो फ्रेंड्स, लॉजिकल इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। आज के इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 10 का हम लोग देखने वाले हैं, जीव विज्ञान हम लोग देखेंगे। और आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग जीव विज्ञान में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, इस चारों चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। और आपको हम पार्ट 5 तक लगभग जो है लगभग क्वेश्चन इसमें पार्ट 5 तक हम आपको बता चुके हैं। 100 हम आपको 10 क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है ना। 110 क्वेश्चन पार्ट 5 तक बता चुके हैं। और 110 क्वेश्चन जो है इसी चारों चैप्टर से अभी तक पूरा हुआ है। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं पार्ट 6 हम लोग देखेंगे। और सारे क्वेश्चन आप देखिएगा तो आपको अनुभव लगेगा कि सारा क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। और आपको यहाँ से एक अलग आइडिया भी लग रहा होगा कि एग्ज़ाम में कैसा कैसा प्रश्न पूछा जाता है। अगर यहाँ से आप मेरे साथ सारे क्वेश्चंस को अगर करते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं फंसेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन दिया रहता है, चारों ऑप्शन को हम लोग क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं और सभी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आइए हम लोग देखने वाले हैं 1 से लेकर 4 तक का जो भी चैप्टर है उसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना है, प्रीवियस क्वेश्चन में जो जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसी को हम लोग देखने वाले हैं। और आप लास्ट तक बने रहिएगा और बताइएगा कि आपका जो है कितना में कितना सही हो रहा है। और वैसे बच्चे जो अभी तक इस चैनल पर न्यू हैं और पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक वीडियो को देखना चाहते हैं, बायोलॉजी वाले वीडियो को, तो आप लॉजिकल इंग्लिश चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और आज का क्वेश्चन हम लोग का होगा क्वेश्चन नंबर 1 से 11 होगा, क्योंकि हमने आपको बता चुका था 1 से 10 तक हम बता चुके थे। आज 1 से 11 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखते हैं 1 से 11 नंबर। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। आपको बताना है कि ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे कहे कि ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम करता है प्रोटीन का पाचन। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन। इसके अतिरिक्त आपको क्या याद रखना है, वसा के पाचन की जब बात किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा, वसा का पाचन जो करता है ये लाइपेज नामक एंजाइम करता है। कौन सा एंजाइम? लाइपेज नामक एंजाइम जो होता है वसा का पाचन करता है। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात किया जाए तो ये तुरंत आपको एनर्जी देता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, कौन सा एंजाइम करता है? तो याद रखिएगा, एमाइलेज नामक एंजाइम। कौन सा? एमाइलेज नामक एंजाइम जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो आप सभी ऑप्शंस को आप समझ गए कि अगर कह रहा है कि ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है ये किसका पाचन करता है, तो ध्यान रखिएगा ये प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर कहता है कि वसा का पाचन कौन करता है, तो वसा का पाचन आपका लाइपेज नामक एंजाइम करता है। तीसरी बात क्या याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? एमाइलेज नामक एंजाइम करता है। स्पष्ट हो गया। देखिए आपको एक हम तरीका ही बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं। देखिए LAT से आप याद रखिएगा, LAT से आप याद रखिएगा, यानी कि L से क्या होगा? लाइपेज। L से क्या हो जाएगा? लाइपेज। तो लाइपेज जो होगा ये वसा का पाचन करेगा, ठीक है ना। और ए से होता है एमाइलेज। एमाइलेज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। कार्बोहाइड्रेट का क्या करेगा? ये पाचन करेगा। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। और टी से होगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो होता है ना ये किसका पाचन करेगा? ये प्रोटीन का पाचन करेगा। याद रहेगा। लेट से आप याद रखिएगा, लेट का एल का मतलब लाइपेज वसा का पाचन करेगा। ए से एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। टी से ट्रिप्सिन जो होगा प्रोटीन का पाचन करता है। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे चीज़ों को। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112 करे कि मुख्य गुहा में आहार का कौन से भाग का पाचन होता है। मुख्य गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है? तो ध्यान रखिएगा, मुख्य गुहा में जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न किया जाए कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले एंजाइम का नाम क्या है, तो अभी आपको हम बताएं एमाइलेज। क्या हो जाएगा? एमाइलेज हो जाएगा। मुख्य गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कौन सा एंजाइम मुख्य रूप से भूमिका निभाता है, तो आपको क्या याद रखना है? एमाइलेज नामक एंजाइम आपको याद रखना है। दूसरी बात इसमें क्या याद रखना है कि मुख्य गुहा जो होता है आपका आहार नाल का जो है पहला भाग है। मुख्य गुहा आहार नाल का पहला भाग है। पाचन आरंभ जो होता है, पाचन क्रिया आरंभ हो जाता है मुख्य गुहा से ही। क्या हो जाता है? पाचन क्रिया
आरंभ हो जाता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है, प्रोटीन से संबंधित याद रखिएगा कि प्रोटीन जो होता है शरीर में टूटे फूटे ऊतकों की क्या करता है, मरम्मत करता है। प्रोटीन शरीर में टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा सोयाबीन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। वसा को हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं फैट। तो फैट से जो होता है ना, कि फैट से होता है शरीर क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। और शरीर में चिकनाहट जो आता है फैट के माध्यम से ही आता है। स्पष्ट हो गया। जो भी आपके एग्ज़ाम में बन सकने वाला जितना भी सवाल है सारे क्वेश्चंस को हम बताने वाले हैं, इसलिए आप लास्ट तक भी बने रहिएगा और बताइएगा कि आपका कितना में कितना सही हो रहा है। आइए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग का होगा 113 नंबर होगा। और देखिएगा 113 नंबर भी बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा। 113 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 113 कह रहा है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित होता है। रक्त में शर्करा का स्तर किसके माध्यम से नियंत्रित होता है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा है शर्करा को हम लोग क्या बोलते हैं, शुगर के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा है कि जो ब्लड होता है उसमें शर्करा के स्तर को नियंत्रित कौन करता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंसुलिन जो होता है रक्त में शर्करा के स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यहाँ इंसुलिन से एक और पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि अगर आपके शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन की अगर कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाएगा, आपको मधुमेह नामक रोग हो जाएगा। कौन सा रोग होगा, मधुमेह नामक रोग हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होगा, मधुमेह नामक रोग होता है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। तो एस्ट्रोजोन जो है आपका ये फीमेल हार्मोन है, क्या है, फीमेल हार्मोन है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। प्रोजेस्टेरॉन की बात करें और रिलैक्सेंस की बात करें तो आपको जो है 6 चैप्टर में मिलने वाला है। हम लोग देख रहे हैं अभी 1 से 4 चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर इसके ऑप्शन को पोस्टमार्टम हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 114 नंबर देखते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है ये किस प्रकार का ऊतक है, तो इसको भी याद रखिएगा। रक्त जो होता है हम लोग का तरल संयोजी ऊतक होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 114 हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है। तो आप क्या याद रखेंगे कि आहार नल का सबसे लंबा भाग जो होता है छोटी आंत होता है। छोटी आंत देखने में छोटी होती है लेकिन सबसे क्या होती है, बड़ी आंत होती है। और आपसे यहीं से प्रश्न अगर पूछ देता है कि छोटी आंत का पहला भाग क्या हो जाएगा, कि तो आप क्या लिखेंगे, ग्रहणी जो होता है छोटी आंत का पहला भाग होता है। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है कि बड़ी आंत में ही क्या होता है कि जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। अमाशय को हम लोग बोलते हैं पेट बोलते हैं। अमाशय क्या बोलते हैं, पेट बोलेंगे। यहीं पर HCl नामक अम्ल आपको मिलेगा। अमाशय में क्या मिलेगा, HCl नामक अम्ल मिलेगा जो भोजन के पाचन में क्या होगा, ये सहायता करता है। ग्रसनी, ध्यान दीजिएगा, ग्रसनी के माध्यम से क्या जाएगा, वायु जाएगा, फेफड़े तक जाता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 की बात करते हैं। कह रहा है कि सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है, यानी कि सजीव में कौन कौन सा जैव प्रक्रम पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो सजीवों में ये तीनों प्रकार का जैव प्रक्रम होता है। जैसे पोषण भी होगा, जनन की क्रिया भी होगी और श्वसन की क्रिया होगी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि मनुष्य क्या है, मनुष्य सजीव है ना, तो पोषण तो ग्रहण करेगा, भोजन ग्रहण करेगा। और जनन का मतलब क्या हुआ कि अपनी संख्या में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। और श्वसन का मतलब कि सांस तो लेगा ही लेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी जो होगा, इनमें से सभी आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 116 देखते हैं। और 116 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि क्रामाकुंचन गति पाई जाती है। क्रामाकुंचन गति किस में पाई जाती है, तो ध्यान दीजिएगा, क्रामाकुंचन गति जो होती है ग्रास नली में पाई जाती है। क्रामाकुंचन गति जो होती है ग्रास नली में पाई जाती है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि क्या ग्रास नली में भोजन का पाचन होता है। तो याद रखिएगा, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। पूछता है कि आहार नाल का वह कौन सा ऐसा भाग है जिसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। तो याद रखिएगा, ग्रास नली में आपका भोजन का पाचन जो होता है नहीं होता है। बात क्लियर है, स्पष्ट है। कहीं भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ये सेशन अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और लाइक का बटन भी दबाइएगा।
अब चलिए थोड़ा सा अग्नाशय की हम लोग बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अग्नाशय जो होता है ये दूसरी ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। याद रखिएगा, दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपका अग्नाशय है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है। और अग्नाशय याद रखिएगा कि मानव शरीर की तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हो गई। अब प्रश्न पूछता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम पूछता है, तो आप क्या याद रखेंगे? सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम होता है लीवर। क्या होता है? लीवर होता है। और पित्त रस कहाँ से निकलता है? तो यहीं से, लीवर से ही क्या निकलता है? पित्त रस निकलता है। और बात किया जाए कि ये जो होता है पित्त स्टोर कहाँ पर हो जाएगा? तो पित्ताशय में पित्त क्या होता है? स्टोर होता है। दूसरी बात हम लोग बात करते हैं कि छोटी आंत देखने में भले ही छोटी होती है, लेकिन ये सबसे लंबी होती है। आहार नाल का कौन सा भाग लंबा होता है? तो क्या हो जाएगा आपका? छोटी आंत हो जाएगा। यहाँ से दूसरा प्रश्न क्या पूछ सकता है कि आहार नाल के किस भाग में भोजन का संपूर्ण रूप से पाचन होता है? तब भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत हो जाएगा। छोटी आंत में ही भोजन का संपूर्ण रूप से क्या होता है? पाचन होता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि कोलोन जो है किसका भाग है? तो याद रखिए, कोलोन जो होता है बड़ी आंत का क्या है? भाग है। और बड़ी आंत में ही क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। आशा करते हैं कि आपको ये 116 नंबर का सभी बातें आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117 हम लोग देख लेते हैं। और 117 नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? सबसे पहले आप जानिए कि ये जो होता है क्लोरोफिल वर्णक जो होता है, क्लोरोफिल जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसी में क्लोरोफिल पाया जाता है। और जब बात किया जाए क्लोरोप्लास्ट का, बात किया जाए कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि पत्ती में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। और जिसके कारण क्या होता है? पत्तियों का रंग हरा होता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल वर्णक का रंग ही हरा होता है, इसलिए पत्तियों का रंग भी क्या होगा? हरा होगा। ये पूछा था आपसे कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा हो जाएगा? तो हरा हो जाएगा। स्पष्ट है? चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने वाले हैं 118 नंबर देखेंगे। देखिएगा 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? रक्त का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेटलेट्स जो होता है। अगर आपके शरीर का कहीं से भी भाग कट जाता है तो आप देखते हैं कि रक्त का थक्का बन जाता है, रक्त जम जाता है। वो किसकी देन है जी? प्लेटलेट्स की ही देन है कि रक्त जम जाता है। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है, लसिका को हम लोग क्या बोलते हैं? तो लसिका को हम लोग उत्तक द्रव्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तक द्रव्य भी हम लोग लसिका को हम लोग बोलेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और आप जानते हैं कि प्लाज्मा, रक्त की तरल भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। रक्त का तरल भाग क्या होगा? प्लाज्मा होगा। और प्लाज्मा में पूछा जाए कि जल का प्रतिशत कितना होता है? 90% होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका? 90% हो जाएगा। और पूछा जाए कि पूरे रक्त का प्लाज्मा जो होता है कितना परसेंट होता है? पूरे रक्त का प्लाज्मा जो होता है 55% होता है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, प्रश्न पूछा हुआ है। अगर कहता है कि पूरे रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होगा, तो कितना हो जाएगा? 55% हो जाएगा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% हो जाएगा। रक्त के तरल भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। देखिए लसिका के बाद में लसिका में आप याद रखिएगा कि लसिका को हम लोग लिम्फ भी बोलते हैं और उत्तक द्रव्य भी हम लोग बोलते हैं। लसिका में तो WBC पाया जाएगा, लसिका में आपका WBC पाया जाएगा, लेकिन यहाँ से याद रखिएगा लसिका में RBC नहीं पाया जाएगा। लसिका में RBC नहीं पाया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि लसिका का रंग कैसा होगा? रंगहीन होगा। लसिका का रंग कैसा हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका है 119 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब का मान कितना होता है? तो यहाँ पर आप याद रखिएगा 120 mm होता है। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है? 120 mm होता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल व्यक्ति का अगर आपसे पूछता है कि ब्लड प्रेशर कितना होता है, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो आप याद रखिएगा 120/80 mm प्रति HG होता है।
120/80 mm प्रति mmHg होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। एक सामान्य व्यक्ति का अगर रक्तचाप का मान पूछे तो 120/80 mm प्रति Hg हो जाएगा। ये चीज़ पूछा हुआ है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। देखिए सारे क्वेश्चन किस पूछा गया है, ठीक है ना, प्रीवियस क्वेश्चन है सारा, तो आपको आइडिया भी लग रहा होगा कैसा कैसा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 120 ये रहा, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक है, आपको अपघटक का नाम बताना है। देखिए सबसे पहले समझिए अपघटक क्या होता है। अपघटक का मतलब होता है ना कि वैसा जीव जो मृत शरीर को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का प्रयास करता है, चाहे वो मृत पौधे का शरीर हो, चाहे मृत जीव जंतुओं का शरीर हो, अगर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपघटक बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप पढ़े होंगे कि जितने भी मृत जीवी होते हैं, जितने भी मृत जीवी होते हैं सबको क्या बोला जाता है, अपघटक बोला जाता है। मृत जीवी को क्या बोला जाता है, अपघटक बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन अपघटक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जीवाणु जो होगा आपका क्या होगा, अपघटक होगा। ये जीवाणु क्या करता है कि छोटे मरे हुए जीव जंतुओं के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, इसलिए जीवाणु को हम लोग अपघटक या अपघटनकर्ता भी हम लोग कहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात अगर करें, अमरबेल की बात करें, तो अमरबेल जो है परजीवी है। अमरबेल क्या है, परजीवी है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 121 नंबर क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। सबसे पहले समझिएगा कि कोशिका झिल्ली जो है आपका अर्धपरागम्य झिल्ली है। कैसी झिल्ली है, अर्धपरागम्य झिल्ली है। अर्धपरागम्य का अर्थ क्या होता है, अर्धपरागम्य का अर्थ होता है कि कुछ पदार्थ अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आ जा सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अर्धपरागम्य बोलेंगे। इसीलिए हम लोग कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं, चयनात्मक परागम्य झिल्ली बोलते हैं। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परागम्य झिल्ली बोला जाता है क्योंकि इसके द्वारा कुछ पदार्थ अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आ जा सकते हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो अर्धपरागम्य हो जाएगा। स्पष्ट है। जैसे आपके शरीर से पसीना जो है बाहर निकल रहा है, इसका मतलब क्या, ये जो आप त्वचा देख रहे हैं ना, त्वचा यही क्या है, आपका कोशिका झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली कैसी होती है, अर्धपरागम्य होती है। और कोशिका झिल्ली को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, चयनात्मक परागम्य झिल्ली के नाम से जानते हैं या अर्धपरागम्य के नाम से जानते हैं। स्पष्ट है। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हम लोग का होगा, क्वेश्चन नंबर जो होगा 122 नंबर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 122 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 23 में ही पूछा है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 122 क्या क्या कह रहा है, कह रहा है कि एटीपी का पूरा नाम पूछ रहा है। एटीपी का पूरा नाम क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है, एटीपी जो होता है, एटीपी एक ऊर्जा के रूप में होता है, ठीक है ना। एटीपी जो होता है ऊर्जा के रूप में होता है, ठीक। अब देखिएगा एटीपी कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा एटीपी जो होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, आपका कॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और एटीपी को हम लोग बोलते हैं मुद्रा बोलते हैं। ऊर्जा की मुद्रा जो होती है, मुद्रा की ऊर्जा जो होती है एटीपी होती है। और कहाँ पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। इसे ऊर्जा की इकाई भी हम लोग बोल सकते हैं। एटीपी क्या है, ऊर्जा की इकाई है। अब देखिएगा यहाँ पूछा हुआ है कि एटीपी का विस्तारित रूप यानी कि फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो आप याद रखिएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। पूछेगा कोशिका के किस अंग को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा की इकाई कौन होती है, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 123 की बात करें, तो कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किन कारणों पर नहीं, किन कारकों पर निर्भर करती है। तो याद रखिएगा इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्रकाश के गुण पर भी और प्रकाश की मात्रा पर भी प्रकाश संश्लेषण की दर क्या करती है, निर्भर करती है। स्पष्ट है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 की बात करते हैं। कह रहा है किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है।
यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा रंग जो होता है सबसे अधिक क्या होता है, प्रभावी होता है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, लाल रंग जो होता है सबसे अधिक क्या होता है, प्रभावी होता है। और आपसे पूछे कि क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। कैसा होता है, हरा होता है। और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि दूध का रंग उजला कैसे होता है, तो उसमें केसिन नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, दूध का रंग उजला होता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है निम्नांकित में कौन जो होता है पुनरुद्भवन का उदाहरण है। देखिए, पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है कि पुनरुद्भवन में क्या होता है कि अगर किसी जीव का शरीर जो होता है किसी कारणवश से अगर कट जाता है ना, किसी कारणवश से कट जाता है, तो जहाँ से भाग उसके शरीर का कोई भाग कटा, उसके शरीर का पूर्णतः क्या हो जाता है, फिर से क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। यानी कि अगर देखते हैं आप छिपकली को देखते हैं, तो छिपकली जो होती है दीवार पर चलती है और किसी कारणवश से क्या होता है, उसका पूँछ कट जाता है। तो पूँछ जहाँ से कटेगा ना, तो फिर कटे हुए भाग का फिर से क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं पुनरुद्भवन की क्रिया। यानी कि खोए हुए भाग का पूर्णतः निर्माण हो जाना, उसी को क्या बोलेंगे, पुनरुद्भवन की क्रिया। तो ऐसी क्रिया होती है हाइड्रा में होती है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और आपसे एक प्रश्न पूछता है कि हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है। तो याद रखिएगा, हाइड्रा में जनन की क्रिया जो होता है मुकुलन द्वारा होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है, मुकुलन होता है। आपसे यहाँ पर पूछता है कि ईस्ट में किस प्रकार का जनन होता है, तो ईस्ट में भी क्या होगा, ईस्ट में भी क्या हो जाएगा, मुकुलन द्वारा जनन होता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 की हम लोग बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि रक्त का लाल रंग निम्नांकित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो समझिए, यहाँ आपसे पूछा है कि जो रक्त का लाल रंग होता है किस प्रोटीन नामक वर्णक के कारण होता है। तो आप याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन नामक वर्णक के कारण क्या होता है कि रक्त का रंग जो होता है लाल रंग का होता है। अब आपसे एक सवाल यहाँ से पूछ सकता है कि ये हीमोग्लोबिन क्या है। तो हीमोग्लोबिन जो है प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। और हीमोग्लोबिन का अगर संकेत पूछा जाए क्या होगा, Hb। हीमोग्लोबिन का संकेत क्या हो जाएगा, Hb। अब देखिएगा थोड़ा सा, अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। तो ये हिपेरिन नामक प्रोटीन क्या करता है, ये शरीर के अंदर जो है ब्लड को जमने नहीं देता है। ये क्या करेगा, शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देगा हिपेरिन। और फाइब्रोनोजिन क्या करेगा, शरीर के बाहर जो होता है ना, शरीर का बाहरी भाग अगर कोई कट जाता है और ब्लड निकलता है, तो फाइब्रोनोजिन जो होता है जमने में सहायक होता है। ये जमने में क्या करता है, जमने में, रक्त के जमने में क्या होता है, सहायक होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, फाइब्रोनोजिन रक्त के जमने में सहायक होता है। और ये हिपेरिन जो होता है शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। और हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। और आप बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे। और अच्छा लग रहा है तो एक लाइक का बटन बनता ही है, और अपने दोस्तों के पास भी इसे आप शेयर करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127 देख लेते हैं। और 127 नंबर क्वेश्चन जो है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। ये कई बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या हो जाएगा आपका, हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है, हरा। और पूछा जाए क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल याद रखिए क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में ही क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण से पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 128 की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। रंध्र के छिद्र किसमें घिरे रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्ड कोशिका। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, गार्ड कोशिका। यानी कि रंध्र के छिद्र जो होते हैं गार्ड कोशिका से क्या होते हैं, घिरे होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर हम लोग का होगा 129 नंबर होगा। कह रहा है कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। कौन सी गैस जो होती है श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। यानी कि हम लोग सांस को लेते हैं ना, तो सांस को लेते हैं श्वसन क्रिया, और सांस का लेना और सांस का छोड़ना ये आपका श्वासोच्छ्वास हो जाएगा, ठीक है ना।
लेकिन यहाँ बोला है कि कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, मतलब हम लोग छोड़ते कौन सा गैस है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा CO2। और यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत कितना है, तो 0.03% है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर साथ में याद रखिएगा नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, 78%। 78% होता है नाइट्रोजन का प्रतिशत। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है, यहाँ से आपसे पूछता है कि ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, तो 21% आप याद रखेंगे। स्पष्ट है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 0.03%, ऑक्सीजन का प्रतिशत 21%, नाइट्रोजन का प्रतिशत 78%। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आप समझ गए कि श्वसन क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है, तो CO2 गैस क्या होती है, मुक्त होती है। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे। और अगले क्वेश्चंस जो होगा 130 नंबर क्वेश्चन होगा हम लोग का। ये 129 देख लिए थे, 130 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 130 का कह रहा है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें याद रखिएगा यूरोक्रोम के कारण जो होता है मूत्र का रंग पीला होता है। कहे कि किस वर्ण के कारण मूत्र का रंग पीला, तो यूरोक्रोम के कारण। किसके अभाव में मूत्र का रंग पीला, तो जल के अभाव में। जल के अभाव में अब जल कम पीजिएगा मूत्र का रंग पीला हो जाएगा, लेकिन यहाँ वर्ण का नाम पूछा है तो क्या हो जाएगा, यूरोक्रोम नामक वर्ण के कारण। अब देखिएगा ल्यूकोप्लास्ट, आप क्या याद रखिएगा, ल्यूकोप्लास्ट देखिएगा आप लवक पढ़िएगा तो आपको बताया जाता है कि लवक जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा क्लोरोप्लास्ट और तीसरा क्रोमोप्लास्ट होता है। यहाँ से प्रश्न बनता है एग्जाम में, समझ लीजिए। देखिए ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ना, ये वैसे स्थान पर पाया जाता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, यानी कि जड़ की कोशिकाओं में जो होता है ल्यूकोप्लास्ट आपका पाया जाता है। और आप देखे होंगे कि पेड़ पौधे का विभिन्न रंग जो होता है, पेड़ पौधे में जो फूल होते हैं, फूलों का जो विभिन्न रंग होता है ना, फूलों का विभिन्न रंग कौन प्रदान करता है, क्रोमोप्लास्ट जो होता है फूलों का विभिन्न रंग क्या करता है, प्रदान करता है। और क्लोरोप्लास्ट तो आप समझते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है, क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। तो आप समझ चुके हैं कि यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण क्या होता है कि मूत्र का रंग पीला होगा। और ये जो होता है ल्यूकोप्लास्ट जो होता है जड़ की कोशिकाओं में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। और फूलों का जो विभिन्न रंग होता है वो क्रोमोप्लास्ट नामक वर्णक के कारण ही होता है। स्पष्ट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका 131 नंबर है, कह रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। आपको बताना है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, कवक में मृतजीवी पोषण पाया जाता है। कौन सा पोषण पाया जाता है, मृतजीवी। मृतजीवी का मतलब ये होता है ना कि वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए सड़े गले चीज़ों पर क्या हो, निर्भर हो। वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए सड़े गले चीज़ों पर क्या हो, निर्भर हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मृतजीवी बोलते हैं। जैसे एक अच्छा एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे गोबर छत्ता की बात करते हैं, गोबर छत्ता की बात करते हैं तो गोबर छत्ता में भी क्या पाया जाता है, मृतजीवी पोषण होता है। ये भी कई बार पूछा है कि गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि मृतजीवी पोषण। कवक में पूछे और गोबर छत्ता में पूछे तो किस प्रकार का पोषण, मृतजीवी पोषण। और स्वपोषी के बारे में आप जानते हैं कि जितने भी हरे पौधे होंगे सबके सब क्या होंगे, स्वपोषी होंगे। स्पष्ट है। अब देखिएगा समभोजी आता है या प्राणी समभोजी, तो इसमें क्या आएगा, अमीबा हो जाएगा। और मानव मतलब वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करेगा उसको हम लोग प्राणी समभोजी बोलते हैं। और इस प्रकार से भोजन ग्रहण करने वाले जीव को क्या बोलेंगे, समभोजी बोलेंगे। तो इसमें आप याद रख सकते हैं अमीबा और मानव। समभोजी में अमीबा और मानव आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन जो होता है ठोस और तरल के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, गोबर छत्ता से फिर यहाँ दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले इसको देखते हैं। 133 देखिए, गोबर छत्ता है तो क्या है, गोबर छत्ता जो है एक क्या है, मृतजीवी है। देखिए डिस्कशन करने से यही फ़ायदा है ना। गोबर छत्ता है यानी पूछ रहा है कि गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है, तो मृतजीवी पोषण होता है। आप यहाँ पे याद रखिएगा शैवाल के बारे में क्या याद रखना है, शैवाल के बारे में क्या याद रखना है कि शैवाल में स्वपोषी का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है, स्वपोषी का गुण पाया जाता है। और
शैवाल भी एक कोशिकीय होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। परजीवी में आप याद रखिएगा अमरबेल, अमरबेल पूछता है। परजीवी के एग्जाम्पल कौन है? अमरबेल। अमरबेल किसका उदाहरण है? परजीवी का एग्जाम्पल है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 132 देखिएगा, कह रहा है कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? अच्छा क्वेश्चन है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया है CO2, सिर्फ ऊर्जा और सिर्फ H2O। तो ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन नंबर 132 की हम लोग बात करें तो आपका ऊर्जा भी क्या होगा? मुक्त होगा। CO2 भी मुक्त होगा और H2O भी क्या होता है? मुक्त होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, श्वसन क्रिया से हम लोगों को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। श्वसन क्रिया से क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। श्वसन दो प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 की हम लोग बात करते हैं। देखिएगा 134 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 134 नंबर कि गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी तौर से संग्रहित रहता है, यानी कि किडनी के माध्यम से। गुर्दा को सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे? गुर्दा को हम लोग बोलेंगे किडनी, KIDNEY, किडनी, या इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिक बोलते हैं। गुर्दा को किडनी बोलिए, ब्रिक बोलिए, ठीक है ना। कह रहा है कि जो गुर्दे में मूत्र जो होता है अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर याद रखिएगा मूत्राशय में। क्या याद रखेंगे? मूत्राशय में ही मूत्र क्या रहता है? जमा रहता है। और यहाँ से एक चीज़ आपको पूछता है कि ये जो किडनी होता है, किडनी का आकार कैसा होता है? ये चीज़ आपसे पूछता है। याद रखिएगा, किडनी के आकार का बात किया है तो सेम के बीज के समान, सेम के बीज के समान जो होता है किडनी का आकार होता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि मूत्राशय का आकार कैसा होता है, तो नाशपाती के समान होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मूत्राशय का आकार जो होता है किसके समान होता है? नाशपाती के समान। ब्रिक का आकार जो होता है सेम के बीज के समान होता है। और किडनी के द्वारा किडनी में उत्पादित मूत्र जो होता है कहाँ संचित रहेगा? मूत्राशय के अंदर संचित रहेगा। स्पष्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 115 की बात करते हैं। तो 115 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा। 135 ना, 135 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश अभिक्रिया किस में होगी? क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, ये पत्तियों में पाया जाता है। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया किस में होगी? क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होगी। और इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की बात किया है ना, तो याद रखिए यहाँ से पूछता है कोशिका के किस अंग को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। और कोशिका के जितने भी अंगक होते हैं ना, जैसे राइबोसोम हो गया, अंतःप्रदबी जालिका हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब कहाँ रहेंगे? कोशिका द्रव में मौजूद रहते हैं। आपको बता चुके हैं कि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? पत्तियों का रंग हरा होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन की संख्या यहाँ पर अब ज़्यादा नहीं है, अब ख़त्म ही होने वाला है, इसलिए आप लास्ट तक बने रहिएगा और अपना स्कोर भी बताइएगा कि आपका कितना स्कोर सही हुआ। और आप देख भी रहे होंगे और आपको अंदाज़ा भी लग रहा होगा कि देखिए सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन है, कभी ना कभी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन करने से आपको एक पॉजिटिव आइडिया लगता है कि कैसा कैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। कह रहा है कि रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। रंध्र को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में स्टोमाटा बोलते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। रंध्र जो होता है पत्तियों में पाया जाता है। आप देखे होंगे पत्तियों में जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग रंध्र बोलते हैं। तो पूछा है कि रंध्र कहाँ पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है। स्पष्ट है। अब देखिएगा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 की बात करते हैं। तो कहा है कि लसिका का रंग कैसा होता है? अभी तो हम आपको बताएं कि लसिका को हम लोग क्या बोलते हैं? लसिका को हम लोग लिम्फ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लसिका को हम लोग लिम्फ भी बोलेंगे, या इसी को हम लोग बोलते हैं उत्तक द्रव बोलते हैं। लसिका को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तक द्रव बोलते हैं। और इसके पहले हमने क्या बताया कि इसी लसिका में या उत्तक द्रव में आपका WBC तो मौजूद रहेगा, WBC तो पाया जाएगा, लेकिन जो RBC जो होता है ना, RBC आपका नहीं पाया जाता है। RBC नहीं पाया जाता है। इसी के वजह से क्या होता है ना कि लसिका का जो रंग होता है रंगहीन होता है। कैसा होता है?
रंगहीन होता है, या आप बोल सकते हैं कि हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला होता है। तो स्पष्ट हो गया। लसिका में WBC पाया जाता है लेकिन RBC नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से लसिका का रंग रंगहीन होता है, यानी कि हल्का पीला होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और क्लोरोफिल का रंग कैसा होगा? हरा होगा। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग देखते हैं, 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक कौन है? ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक, यानी रक्त का कौन सा घटक? रक्त का कौन सा घटक? तो रक्त का 3 ही घटक होता है, WBC, RBC, रक्त पट्टिकाणु। तो आपको बताना है कि रक्त का कौन सा घटक है जो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा RBC। क्या हो जाएगा? RBC, यानी कि रेड ब्लड सेल जो होता है ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शरीर में क्या करता है? परिवहन करने का काम करता है। और WBC को हम लोग बोलते हैं वाइट ब्लड सेल बोलते हैं। देखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ है। कौन सा प्रश्न पूछा हुआ है? कहा है कि RBC का जीवन कितना दिन का होता है? 120 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 120 दिन का होता है। और WBC का है तो याद रखिएगा 10 से 12 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 10 से 12 दिन का होता है। ठीक है ना। उसके बाद रक्त पट्टिकाणु की बात किया जाता है तो ये ब्लड को क्या करता है? जमने में क्या करता है? मदद करता है। शरीर का कोई बाहरी भाग कट जाता है तो ये रक्त को क्या करता है? जमने में मदद करता है। आशा करते हैं कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक का बटन भी दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने का प्रयास कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके भी दोस्त आपसे प्रसन्न हो जाए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 हम लोग देखेंगे। देखिएगा 139 कह रहा है कि कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? कृमि रूप परिशेषिका जो है किसका हिस्सा है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है आहार नल का होता है। कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा होता है? तो ये आहार नल का हिस्सा होता है। अब देखिएगा अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 की हम लोग बात करते हैं। देखिए 140 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रकाश की ओर प्ररोह की गति, जब प्रकाश की दिशा में गति होगी तो इसको क्या बोलेंगे? प्रकाशानुवर्तन बोलेंगे। स्पष्ट है? जब प्रकाश की दिशा में गति होगी तो इसको क्या बोलेंगे? प्रकाशानुवर्तन। लेकिन जब जल की दिशा में गति होगी तो इसको क्या बोलेंगे? जलानुवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जलानुवर्तन बोलेंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि जल की दिशा में जो गति होगी उसको क्या बोलेंगे? जलानुवर्तन गति बोलते हैं। और गुरुत्व बल की दिशा में गति होगी तो गुरुत्वानुवर्तन, रसायन की दिशा में गति होगी तो रसायनानुवर्तन गति हम लोग इसको बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 23 में ये पूछा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में रिपीट करता है। अब देखिए क्वेश्चन 141 कर रहा है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है? जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन जो है कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी DDT क्या करता है? जैव आवर्धन को प्रदर्शित करता है। ये रसायन है एक, ये क्या करता है? जैव आवर्धन को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ATP का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, इसलिए इसको ऊर्जा की इकाई भी ATP को हम लोग बोलते हैं। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC को क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 की बात करते हैं और लास्ट तक है क्वेश्चन नंबर 143 ही है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? अभी बताएं कि रंध्र को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं। तो रंध्र का कार्य जो होता है ना, इसका कार्य जो होता है गैसों का विनिमय करना और वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है ना कि पेड़ पौधे जो जड़ों के माध्यम से, यानी कि मिट्टी से खनिज लवण एवं जल जो खींचते हैं ना, जल खींचते हैं तो बाहर किसके माध्यम से निकलता है? वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से क्या होता है? पत्तियों के सतह से क्या होता है? बाहर निकलता है। और रंध्र के माध्यम से ही क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। तो स्पष्ट हो गया कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? गैसों का विनिमय हो जाएगा और वाष्पोत्सर्जन इसी की सहायता से होता है। अब देखिएगा, आप याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण में, याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है हरे पादपों में ही होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे
पादपों में ही होती है, यानी कि जितने भी स्वपोषी जीव होंगे सब में क्या होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, और आप बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है 1 से 43 नंबर है। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ, देखिए हम लोग के शरीर में जिस प्रकार से बेकार पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ बनता है ना, ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधे में भी क्या बनता है, उत्सर्जी पदार्थ बनता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए टैनिन नामक भी उत्सर्जी पदार्थ बनेगा, रेजिन भी बनेगा और गोंद नामक उत्सर्जी पदार्थ बनता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि पेड़ पौधे में बनने वाला उत्सर्जी पदार्थ क्या है, टैनिन भी है, रेजिन भी है और गोंद भी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, और आपका जो है चैप्टर 1 से लेकर 4 तक में 143 क्वेश्चन था, जो किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, और आपका भी यहाँ से एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। यहीं से प्रश्न बनेंगे, सारे प्रश्न बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड भी हुआ है। और आप बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और अच्छा लगा हुआ तो अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और लाइक का बटन तो बनता ही है। और इस चैनल पर जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपके एक कमेंट के बाद। बेस्ट ऑफ लक।